बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में जो है हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं हम फर्स्ट ईयर की जो नई बुक है जो 2025 में आई थी उसी में से डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें बायोडाइवर्सिटी है, क्लासिफिकेशन है, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसी तरह जो डोमेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ख़ासकर जो डोमेन आर्किया है उसको हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। इस तरह आर्किया के जो फर्दर सब पॉइंट्स हैं वो भी सारे हम तफसील से देखेंगे। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चंद एक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें जो है एग्ज़ाम के हवाले से है। जो मेरे लेक्चर होंगे उसमें एग्ज़ाम के हवाले से जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। और इसके अलावा जो है आपको पता है ये बुक अभी नई आई है तो एक ही पेपर हुआ है इसका। तो स्टूडेंट का अक्सर यही सवाल होता है कि सर इसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं SLO बेस्ड जो पेपर होता है अब वही आता है। SLO बेस्ड में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी हवाले से आपको यहाँ साथ साथ बताता रहूँगा कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है और MCQs किस तरह के बन सकते हैं, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। एक और बहुत ज़रूरी बात MD कैट के हवाले से। स्टूडेंट्स, आप MD कैट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। जैसा कि आप जानते हैं जो MD कैट है जो अभी अगले साल आएगा वो 1 हफ्ते के बाद एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है ऐसा कि मतलब आपके एग्ज़ाम होंगे सेकेंड ईयर के और उसके बाद जो है वो टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। तो PMDC इस चीज़ पे जोर दे रही है और ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसलिए आप अभी से अपना माइंड बनाएं कि जो MD कैट है उसकी तैयारी आपने अभी से स्टार्ट करनी है। अभी से आपने वो सारी चीज़ें अंडरलाइन करनी है जो MD कैट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इट्स मीन कि आप पंजाब बोर्ड के पेपर की तैयारी भी करें और साथ MD कैट की तैयारी कर रहे हैं। अब आप ये भूल जाएं कि आप MD कैट की तैयारी अलहदा से करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है आप। तो इसलिए मेरे लेक्चर में यही होगा कि मैं साथ साथ MD कैट की जो MCQs हैं वो भी आपको बताऊंगा कि MD कैट में किस तरह के MCQs पूछे जाते हैं और किस स्टाइल में पूछे जाते हैं। तो ये जितनी बातें हैं वो सारी मैं अपने लेक्चर्स में जो है वो साथ डिस्कस किया करूंगा। स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं लव्स वैरायटी को जो है एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वैरायटी का मतलब क्या होता है, इसमें किसी एक कैटेगरी की हम बात कर रहे होते हैं और उसके अंदर फर्दर उसकी क्लासेस, फर्दर उसकी जो है वो टाइप्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं सपोज, तो आप दुकानदार को कहते हैं हमें फला वैरायटी के जो है वो कपड़े दिखा दें जो है। अब उसमें वैरायटी से मुराद क्या होता है कि जो कपड़ा होगा उसका कलर डिफरेंट होगा, इसी तरह उसका डिज़ाइन डिफरेंट होगा, उसका स्टफ डिफरेंट होगा, उसका जो है फाइबर जो है उसके डिफरेंट होंगे। तो वो जो वैरायटीज हैं वो डिफरेंट उसकी बेसिस हैं। तो इसी तरह जो जानदार होते हैं उनकी वैरायटीज की भी कुछ बेसिस होती हैं, कुछ उसकी कह लें कि वजूहात होती हैं जिसके ऊपर हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली जो जानदार हैं इनकी बहुत सारी टाइप्स पाई जाती हैं, तो उन टाइप्स को हम वैरायटीज कंसीडर करते हैं। आज के दौर में मॉडर्न बायोलॉजी की बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी है और क्लासिफिकेशन है उसमें जेनेटिक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर जेनेटिक्स की बात करें तो इससे मुराद क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं DNA, RNA, जीन्स का जब जिक्र आता है तो हम जेनेटिक्स की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जेनेटिक्स की बेस के ऊपर ही बायोडाइवर्सिटी बन रही है, जेनेटिक्स की बेस के ऊपर ही क्लासिफिकेशन हो रही है और ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं। अब जनरली अगर बायोडाइवर्सिटी को देखा जाए तो क्या होता है कि अल्लाह ताला ने इतनी जो जानदार बनाए हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं और डिफरेंट कलर्स में हैं, डिफरेंट उनकी शेप्स हैं, डिफरेंट उनकी हैबिटेट्स हैं और बेशुमार चीज़ें हैं जो अभी तक साइंसदानों को पता भी नहीं है। हम कहते हैं कि मतलब इतनी चीज़ें डिस्कवर हो गई हैं, इतनी हो गई हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है इन चीज़ों की। तो वो वैरायटी एनिमल्स में भी हो सकती है, वो प्लांट्स में भी हो सकती है, वो आपके पास जो माइक्रोब्स हैं उसमें भी हो सकती है। माइक्रोब्स में फिर बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनकी इतनी टाइप्स हैं। इसी तरह फंजाई है, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं।
तो और भी बहुत बेशुमार जानदार हैं। इस तरह इंसेक्ट्स की बात करें तो उसकी भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। तो ये सारी हम कहते हैं वैरायटीज हैं, ये सारा बायोडाइवर्सिटी में आता है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कंसीडर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं बायोडाइवर्सिटी की। टोटल वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, के हमारी ज़मीन के ऊपर जो टोटल वैरायटीज मतलब टोटल टाइप्स हैं जानदारों की, वो देयर जेनेटिक डिफरेंस एंड इकोसिस्टम, मतलब उनका जो जेनेटिक डिफरेंस डीएनए आरएनए जो है उसकी बेस के ऊपर उनको हम डिफरेंस उसको अलग कैटेगरीज में रखते हैं, वो सारा है। और उसके बाद इकोसिस्टम का जिक्र आया। इकोसिस्टम से मुराद क्या है कि जानदार अपने इकोसिस्टम के हिसाब से ही रहता है। मतलब कुछ जानदार जो हैं वो ऐसे हैं जो डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो माउंटेन वाले एरिया में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि आइस वाला जो एरिया होता है, ग्लेशियस, तो वहाँ रहते हैं। तो इसे हम इकोसिस्टम कहते होते हैं, बेसिकली इकोसिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है इंक्लूड वैरायटी ऑफ स्पीशीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें जो है बायोडाइवर्सिटी में आती हैं। वैरायटीज का जिक्र हो गया, जेनेटिक्स का हो गया, इकोसिस्टम का हो गया। बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कहता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है वो बायोडाइवर्सिटी के बगैर मुमकिन नहीं है, एसेंशियल है वो। मतलब इसका मतलब ये है कि जो जानदार हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक जानदार ना हो तो दूसरा भी जानदार हो सकता है ना हो। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप छोटे लेवल्स पे पढ़ते होते थे कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो दूसरे जानदारों से लेते हैं। मतलब कि ऑटोट्राफ हेटरोट्राफ्स की बात करते थे। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, ठीक है। जैसे छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो ऑक्सीजन दूसरे जानदारों के काम आती है, बिलखसूस इंसान के काम आती है। ऑक्सीजन के बगैर तो नहीं रह सकते हम, मतलब सर्वाइवल ऑफ लाइफ तो नहीं है ना इससे बगैर। इसी तरह जो दूसरे जानदार हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं रेस्पिरेशन के रिजल्ट में, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था आपने। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के काम आती है, किसमें, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये आपस में इंटरेक्शन होता है, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़रूरी होती है लाइफ को चलाने के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए। अदरवाइज ये चीज़ें, ये सारा निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन जो है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। सिंपली बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि हम जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो है डिवाइड करते हैं, और उसकी जो बेस है वो क्या होती है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस होते हैं। मतलब देखें, जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा जो बुक्स हैं वो एक तरतीब के साथ लगी हुई हैं। उसमें जो साइंस की बुक्स होंगी वो अलहदा होंगी, साइंस में फिर जो मैथ की होंगी अलहदा होंगी, जो दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, उसकी अलहदा होंगी। तो ये क्या है, उसको क्लासीफाई किया गया, उसको अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो सेम इसी तरह जो जानदार हैं उनकी भी क्या किया गया है, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, और किसकी बेस के ऊपर, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जहाँ पे सिमिलर हैं तो उनको उसके हिसाब से रखा गया। मतलब जैसे साइंस की बुक्स हैं, साइंस वाला जो कैटेगरी होगी उसमें आपके पास मैथ भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी, तो ये सिमिलर हुई ना, साइंस है। इस तरह अगर वो इस्लामियात की बुक है या कोई और बुक है, कह लें लिटरेचर की बुक है, तो उसको आप साइंस में तो नहीं रखेंगे, वो तो अलहदा होगी। तो ये क्या है, डिफरेंसेस। और इसी तरह सिमिलैरिटीज भी इसमें आ गई। अब देखते हैं जो हमारे पास पर्पस होता है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है। तो पर्पस की बात करें तो मीन से हमारे किस काम आती है क्लासिफिकेशन। तो जो जानदार हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इतनी तादाद है उनकी, तो उनको कह लें कि कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए स्टडी करने की तो वो तो हमसे संभाले नहीं जाएंगे, हमें तो समझ नहीं आएगी कि ये जानदार कहाँ से मिलेगा, ये किस कैटेगरी में है, इसका इकोसिस्टम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जब क्लासिफिकेशन हो जाती है तो हमें पता होता है कि इस जानदार का ये साइंटिफिक नेम है,
ये इसकी हैबिटेट है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो इस तरह उसको ढूंढना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, टू ऑर्गेनाइज दी वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू मेक दी स्टडी इजी, उसको स्टडी करने में भी आसान। जब भी हम कोई रिसर्च करेंगे, उसको ढूंढेंगे, तो उसका जब डाटा निकालेंगे, क्लासिफिकेशन निकालेंगे, तो हमारे सामने आ जाएगा कि ये जानदार फलां जगह पाया जाता है और इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, शक्ल सूरत है, वो इस तरह की है। उसके बाद टू शो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख रहे होते हैं, मतलब एक जानदार का दूसरे जानदार में माजी में क्या जो है वो रिलेशनशिप रहा है, या उसकी अभी भी जो है वहां से क्या लिंक है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन नेमिंग, नेमिंग में कन्फ्यूजन से भी अवॉइड करना है। कभी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था बाई नॉमन नॉमेनक्लेचर, उसकी जो सिग्निफिकेंस थी, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। उसमें क्या था कि हमने पढ़ा था कि जो जानदार होते हैं उनके खास साइंटिफिक नेम होते हैं। अब जो कॉमन नेम होते हैं वो डिफरेंट हैं, साइंटिफिक नेम डिफरेंट होते हैं। तो कॉमन नेम से तो कन्फ्यूजन हो जाती है, वो तो रीजन के हिसाब से होते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक नेम है दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं वो तो सेम रहेगा। तो जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम उसका कुछ साइंटिफिक नेम रखते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है, उसको समझने में, उसको ढूंढने में, तलाश करने में बहुत आसानी हो जाती है। ख़वातीन व हज़रात, नेक्स्ट हमारे पास है थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन का जो है वो थ्री डोमेन सिस्टम, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कभी आपने किंगडम सिस्टम पढ़े होंगे, टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम, और उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि 5 तरह के किंगडम्स होते हैं, जिसमें किंगडम मनेरा है, जिसमें किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, और किंगडम एनिमेलिया है। 5 किस्म के किंगडम। अब इन सारे किंगडम्स को बेसिकली जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट ने जो है ये किंगडम्स जो है प्रपोज किए थे, बताए थे, और हम पढ़ते आ रहे हैं वही बात। और ये कब उसने किया था, 1969 में। ये एमडी कैट के हवाले से एक एमसीक्यू जो है बन सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जो किंगडम सिस्टम है बाद में जाके इसको जो है थोड़ा बहुत कह लें कि मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई से मुराद के बीच में डोमेन सिस्टम लाया गया कि उस सिस्टम को फॉलो करने के बजाय हम डोमेन सिस्टम को जो है फॉलो करते हैं। तो एक साइंसदान उठा जिसका नाम था कार्ल बोस। 1990 में जो है ये आया, मतलब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से 2 साल पहले की बात है। तो जो ये साइंसदान था बेसिकली अमेरिकन था और माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। जो ऊपर वाला हमने अभी पढ़ा रॉबर्ट जो है वो क्या था, वो इकोलॉजिस्ट था, इकोलॉजी को पढ़ता था। ये भी एमसीक्यूज में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। कार्ल रोज ने जो है थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और उसकी जो बेस थी वो आरएनए था। यहाँ पे स्मॉलर आर और आरएनए, इससे मदद क्या है, इसे राइबोसोमल आरएनए पढ़ते हैं। राइबोसोमल राइबोसोम से निकले। तो ये एक पॉसिबल और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है बेसिकली। जो थ्री डोमेन सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसकी बेस क्या है, तो एमसीक्यूज बना सकता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या फिर कुछ और इसमें ऐड कर लेगा पॉसिबली। तो ये क्या है, एक एमसीक्यूज है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। समझते हैं थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन को, ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जो कार्ल वोस था उसने क्या किया, जितने भी जानदार थे उनको 3 डोमेन्स में जो है वो कैटेगराइज किया। 3 डोमेन्स दी उनको। उसमें पहली डोमेन थी डोमेन बैक्टीरिया, दूसरी थी आर्किया, और तीसरी थी यूकरिया। अब जो बैक्टीरिया है हमने पढ़ा था ये किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। तो जब ये सिस्टम था इसका रॉबर्ट का, उस रॉबर्ट वाले सिस्टम में हम बैक्टीरिया और आर्किया को एक ही किंगडम के अंदर स्टडी कर रहे थे। लेकिन इसने जो है, कार्ल ने जाके बाद में कहा कि बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों डिफरेंट है, आप इन दोनों को एक ही जो किंगडम है उसमें नहीं रख सकते। उसकी उसने वजूहात बताई, उसने ऐसे ही बात नहीं कर दी, उसने उसकी रीजंस बताई कि इसको क्यों हम अलग करते हैं। ठीक है, उसमें उसने बेस बताई। ये हमने अभी बात की थी कि राइबोसोमल आरएनए जो है उसकी बेस थी बेसिकली। थ्री किंगडम में उसी में जो ये सारी चीजें आ रही हैं।
तो इसी तरह और भी हम चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि आर्किया जो है किस बेस पे अलग हुआ। मीन टू से जो डोमेन है बैक्टीरिया वाली क्यों बनी है, आर्किया क्यों बना है, लदा यूकरिया क्या बना। अच्छा, बैक्टीरिया और आर्किया की तो समझ आ गई आपको। बैक्टीरिया जो है एक अलग कैटेगरी हो गई और आर्किया अलग हो गई। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक इंसान था, उसके दो बेटे थे, ठीक है। अब वो इंसान जो है वो आपके पास किंगडम बने रहा है, ठीक है। अब वो सारे एक साथ ही रहते थे, बाद में बड़े हुए। उसके बाद जो है दोनों बेटे बैक्टीरिया और आर्किया जो थे, इनकी हो गई शादी। तो फिर क्या हुआ, ये दोनों अलहदा हो गए। थोड़ा सा याद रखने के लिए कहानी सुना रहा हूँ आपको, सीरियस नहीं ले लेना। अच्छा, अब होता क्या है कि दोनों अलग हो गए। अब इसमें एक बात समझिए कि इनकी जो बेस है वो तो एक ही है, मतलब एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, रीजन इनकी सेम है, एंसेस्टर तो सेम है, मतलब फादर तो सेम है। ये दोनों अलग हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह बैक्टीरिया आर्किया जो है वो दोनों अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फाइलोजेनेटिक ट्री दिखाया गया है, इसको आपने देखना है। ये देखें, कॉमन एंसेस्टर है जिसमें कह लेंगे डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकरिया कह लेंगे सेम इस एक ही एंसेस्टर से निकल रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली इनकी ओरिजिन है कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। अच्छा, अब जो बैक्टीरिया है उसको हम अलग पढ़ते हैं, उसको अलहदा रखते हैं। जो आर्किया है उनको अलग देखते हैं और जो यूकरिया है उनको अलग देखते हैं। यहाँ पे जो डोमेन यूकरिया है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, जो ऊपर वाली दो चीजें हैं ना, बैक्टीरिया और आर्किया, ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। और जो यूकरिया है इसके अंदर सारे के सारे जानदार, जो सारे जितने जानदार होंगे सारे यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होंगे। यूकैरियोटिक्स के अंदर हम किंगडम प्लांटी है वो भी इसी में आएगा, किंगडम एनिमेलिया है वो भी इसी में आएगा, इसी तरह जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो इसमें आएगा, किंगडम फिंजाई इसके अंदर आएगा। चार चीजें ये यूकरिया के अंदर आती है। और बैक्टीरिया आर्किया जो वो अलहदा हो चुके हैं, वो दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है पॉसिबल। फाइलोजेनी, जिसे एवोल्यूशनरी ट्री भी बोलते हैं। तो ये जो फाइलोजेनी ट्री है इससे क्या मुराद होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि जानदारों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि वो कहाँ से राइज हुए, फिर उनकी आगे कितनी ब्रांचेस बनी, किस तरह जानदार आगे निकलते गए, तो ये एक पूरा ट्री बनता है। तो इस ट्री को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। तो एवोल्यूशनरी ट्री जो है ये बेसिकली कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद है ये, उसने जो 5 किंगडम था हमने ये जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो ये सिंपल सी बात है, जैसे बैक्टीरिया इकोलाई आएगा इसकी एग्जाम्पल, आर्किया मैथोजेंस, या पढ़ेंगे मिथेनोजेंस जो है वो मीथेन से लव निकला है। आगे इसको डिटेल में देखते हैं इस टॉपिक को। और उसके बाद है यूकरिया, यूकरिया में जो ह्यूमंस, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया को हम तफसील से यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इसकी कह लें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, और किन चीज़ों के ऊपर क्या इसकी बेसिस हैं जो हम इनको डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकरिया से अलग करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और खासकर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किया। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किया को हम डायग्राफ की मदद से जो है बड़े अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। डोमेन आर्किया की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम जानते हैं कि जो आर्किया थे इनको पहले हम किंगडम मनेरा के अंदर रखते थे। इसी तरह आर्किया जो है इनका अगर नाम जो है ये किस ज़बान से निकला है तो वो देखें तो ग्रीक जो ज़बान है वहाँ से इसको डिराइव किया गया है, आर्कियोस। आर्कियोस का मतलब होता है एंशियन। एंशियन आप जानते हैं किसी पुरानी चीज़ को, कदीम चीज़ की जब हम जिक्र करते हैं तो एंशियंस का लफ्ज़ आता है। अच्छा, जो आर्किया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इसे हम कहते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स। और दूसरा जो है बाद में जो है ये अलहदा हो गया किससे, डाइवर्ज फ्रॉम बैक्टीरिया इन वेरी एंशियंट टाइम, कि बाद में जाके मींडू से ये बैक्टीरिया से अलहदा हो गए। मतलब पहले एक ही कैटेगरी में आ रहे थे जैसे किंगडम मनेरा, और बाद में जब डोमेन बनी तो ये अलहदा हो गए। इसी तरह वो कह रहा है कि जो बैक्टीरिया थे उससे ये अलग हो गए, डाइवर्ज हो गए। इससे हम अभी हम डिस्कस किया इसमें इसको। तो बाद में जो है उनका नाम हमने क्या रखा, आर्किया रखा। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो इनको हम क्या नाम देते थे, आर्किया बैक्टीरिया का नाम देते थे, एज ए आर्किया बैक्टीरिया इसको हम कहते थे। नेक्स्ट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके कौन कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले साइज है।
साइज ये एमडी कैट के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक इंडिविजुअल आर्किया जो है उसकी बात करें, उसकी रेंज बता रहा है यहाँ पे साइज की, तो वो 0.1 माइक्रोमीटर से ओवर 15 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर जो है उससे भी ज़्यादा हो सकता है इन डायमीटर। डायमीटर के हवाले से अगर बात करें तो वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। सम फॉर्म एग्रीगेट फिलामेंट अप टू 200 माइक्रोमीटर लेंथ। और कुछ ऐसी शक्लें हैं जो कि इकट्ठी होती हैं, मतलब एक कॉलोनी बना कर रहती हैं, इकट्ठी होती हैं, या फिलामेंट्स जो हैं वो एक साथ होते हैं। तो उनकी जो कह लें कि लेंथ है वो कितनी होती है, वो 200 माइक्रोमीटर होती है लेंथ। ये इसका साइज हो गया। उसके बाद जो है इनकी शेप्स की बात करते हैं। शेप्स यहाँ समझाने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको शेप का सही से आइडिया हो। तो हम चलते हैं डायग्राम पे। डायग्राम यहाँ पे, ये ज़रा शेप्स गौर से देखिएगा। जिसमें पहली पहली शेप जो वहाँ बताई गई स्फेरिकल, इसकी एग्जांपल भी यहाँ मैंने मेंशन की है, कोकाई। ये स्फेरिकल होते हैं इस तरह, ये आप समझते हैं स्फेरिकल शेप किस तरह की होती है। इसमें एग्जांपल्स हैं, अगर आर्कियास की एग्जांपल की बात करें तो ये मिथेनोकोकस है, हेलोकोकस इसकी एग्जांपल आती है। इस तरह रोड शेप्ड है बेसिलस, इसकी एग्जांपल यहाँ पे खास है। और ये रोड की तरह जैसे कैप्सूल नहीं होता उसकी शेप है, ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद इसकी एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम, इसमें आपने याद रखनी है। दूसरी जो एग्जांपल है वो ज़रा याद रखने में मुश्किल पेश आएगी, तो इसलिए इजी वाली जो एग्जांपल है उसको आपने नोट कर लेना है। स्पाइरल, स्पाइरेला, तो इसके नाम से ही समझ आ जानी चाहिए आपको कि ये स्प्रिंग की तरह होता है, स्पाइरल इसलिए बोलते हैं। और जो फोर्थ वन है पिलियोमॉर्फिक होता है, ये बेसिकली लोब्ड शेप, मतलब लोब बने होते हैं। देखिए लोब आपको यहाँ पे नजर आएंगे, तो ये लोब की तरह एग्जाम्पल क्या है, मिथेनो सरसिना और थर्मोप्रोटियस, ये इसकी एग्जाम्पल्स में आता है। रेक्टेंगुलर शेप भी होती है जी, प्लेट लाइक, मतलब देखें प्लेट की तरह ही आपको नजर आएगी। और यहाँ पे हेलो क्वाड्रेटम जो है ये इसकी एग्जांपल है, ये वाली कर लेनी है पहली आपने एग्जांपल इसमें। तो ये थी इनकी शेप। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है, आर्किया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब मतलब इसकी जो रिप्रोडक्शन है उसका एक पॉइंट बन जाएगा आपके पास, ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें बाइंडी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग होती है। और एक जो नीचे पॉइंट दिया गया है आपके सामने, माइटोसिस मियोसिस भ्रूण आटक करें। तो इनके अंदर माइटोसिस मियोसिस होती नहीं, वो प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली ये चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे जो ये रिप्रोडक्शन के मेथड्स बताएंगे, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलें जी डायग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ पे उसने कहा था बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन आप जानते हैं, कभी आपने पढ़ा था 10th क्लास में, कि एक पेरेंट सेल होता है, उसका डीएनए डबल हो जाता है, रेप्लिकेशन हो गई, उसके बाद सेप्टम फॉर्मेशन होगी, मतलब ये इन्वेजिनेशन होगी, यहाँ पिंचिंग होगी, आपने पढ़ा था। तो मतलब इसकी जो सेल वाल है अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट कर देती है, और इसी तरह सेल वाल डिवीजन हो जाती है, और लास्ट में जो है वो 2 डाटा सेल में डिवाइड हो जाती है। ये बाइनरी फिशन होती है। नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, एक जानदार है उसके अंदर अब बहुत सारे जो है न्यूक्लियस बेसिकली डिवाइड हो रहे होते हैं। इट्स न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड टाइम्स, मतलब बहुत दफ़ा वो डिवाइड होते हैं। तो इट्स मीन इसके बाद बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटीरियल बन जाता है, और वो हर एक जेनेटिक मटीरियल एक नया सेल बना रहा होता है। तो इट्स मीन एक ही जानदार के अंदर, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुए, न्यूक्लियस से नए जानदार जो बनना स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। अब अल्टीमेटली क्या होगा, जो असल जानदार था उसका सेल बर्स्ट होगा, ब्रेक होगा, उसके बाद जो है उसमें से बहुत सारे डाटा सेल निकलेंगे, इसे मल्टीपल फिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। एक जो है बैक्टीरिया है, जैसे पेरेंट फिलामेंट है, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, इस तरह टूट जाएगा। तो ये फ्रेगमेंट्स होंगे, फ्रेगमेंट्स के बाद हर एक फ्रेगमेंट एक नए इंडिविजुअल में जो है, नए आर्किया, नए बैक्टीरिया में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसमें जो है नई शक्ल सूरत में आ जाएगा। नई शक्ल सूरत से मुराद क्या है कि नया इंडिविजुअल वैसा ही होगा, उसमें जो कह लें कि जो डीएनए होगा वो सारी चीज़ें वो सेम ही होती हैं। तो मैं कहने का मतलब ये था कि जो एक नया इंडिविजुअल हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे नया बैक्टीरिया बन जाएगा। बडिंग क्या है, बडिंग में होता है आउटग्रोथ बनती है, एक जानदार है, जैसे यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात करें बेसिकली, तो उसके ऊपर बड बनेगी, और बड जो है वो फर्दर उसकी कह लें कि डिवीजन होगी, या उसमें कह लें कि आउटग्रोथ जो है बढ़ेगी। इसी तरह आउटग्रोथ जो है वो अलहदा हो जाती है और डीटैच हो जाएगी, वहाँ से सेपरेट होगी। तो डीटैच होने के बाद नया इंडिविजुअल, नया जानदार यहाँ पे बेसिकली बन जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हाउ आर्किया यूनिक। इसमें हम देखेंगे कि जो आर्किया हैं वो यूकरिया और डोमेन बैक्टीरिया से किस तरह अलग हैं, तो कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे वो उनसे डिफरेंट हैं। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस। सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंस को समझने के लिए हम एक ये डायग्राम देखते हैं।
जिसमें दोनों को कंपेयर किया गया है, आर्किया और दूसरी जानिब डोमेन बैक्टीरिया और यूकरिया को। पहले हमारे पास ये आर्किया की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है केमिकल कंपोजिशन के हवाले से वो दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये चेन है फैटी एसिड्स की, लिपिड्स की बेसिकली, और ये ब्रांच चेन होती है बेसिकली। और दूसरी जानिब ये आपको फास्फेट ग्रुप मिलेगा इस तरफ। और यहाँ पे ये जो मेन बात हमने देखनी है वो क्या है, ईथर लिंकेज। अब आपने देखना है जो ईथर लिंकेज है वो कहाँ पे मौजूद है, इसकी लोकेशन चेक करनी है आपने। फैटी एसिड लिपिड्स की जो चेन है एक साइड पे वो है और दूसरी तरफ ग्लिसरॉल है। ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की चेन के दरमियान जो लिंकेज बन रहा है इससे हम ईथर लिंकेज कह रहे हैं। ये आर्किया के जो स्ट्रक्चर है उसकी मेम्ब्रेन की उसके अंदर आता है। दूसरी जानिब हम अगर देखें जो बैक्टीरिया और यूकरिया है उसमें और इस दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं यहाँ ईथर लिंकेज नहीं है, यहाँ ईस्टर लिंकेज है। ये आप गौर करें, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप ग्लिसरॉल और दूसरी जानिब ये फैटी एसिड की लेयर या लिपिड्स की जो लेयर है, जो चेन है वो है बेसिकली। अब एक मेन डिफरेंस यहाँ पे ये आया कि ये जो चेन है ये ब्रांचड होती है, ये आपको ब्रांचेस नजर आ रही होंगी। और दूसरी जानिब जो यूकरिया बैक्टीरिया की जो चेन है फास्फो लिपिड्स की या फैटी एसिड्स की, बेसिकली यहाँ फैटी एसिड लिपिड्स की बात करें हम, तो इसकी चेन जो है वो अनब्रांच्ड होती है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती। तो यहाँ पे जो ईस्टर लिंकेज बन रहा है उसकी लोकेशन देखनी है आपने, ग्लिसरॉल और इस चेन के दरमियान ये जो लिंकेज बन रहा है इसे हम ईस्टर लिंकेज बोलते हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चरल केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से डिफरेंस मेम्ब्रेन का। तो यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इसमें जो अहम बात है बता देता हूँ। फैटी एसिड और ब्रांच्ड, के फैटी एसिड जो है वो ब्रांच्ड होते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा। और यही वजह है कि जो आर्कियाँ हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है टू एक्सट्रीम कंडीशन। अगर कंपेयर करें हम यूकरिया और डोमेन बैक्टीरिया को, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में बेसिकली। यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन से मुराद टेम्परेचर भी मान सकते हैं। टेम्परेचर की एग्जांपल लें अगर, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। हम देखेंगे कि टेम्परेचर के हवाले से आर्किया जो है वो किस तरह कैटेगराइज होते हैं। स्टूडेंट उसके बाद है हमारे पास सेल वॉल की कंपोजिशन। सेल वॉल की कंपोजिशन जो है वो भी हम कंपेयर करते हैं कि जो आर्किया हैं और डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकरिया, इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन किस तरह डिफरेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। उसकी कंपोजिशन सेलुलोज होती है। इसी तरह जो काइटन होती है वो किस में पाई जाती है, फंजाई, मतलब फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनी होती है। इस तरह हमने ये भी पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो हमारे पास आर्किया है उसके अंदर ना ही आपको जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें डिफरेंस होगा। सेलुलोज नहीं मिलेगा, काइटन नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई ऐसा सिमिलैरिटी नहीं आ रही। तो बैक्टीरिया और आर्किया में डिफरेंस आ रहा है वो क्या है कि इसमें जो है डिस्टिंक्ट पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होती हैं, और कुछ आर्किया ऐसे हैं जिसके पास सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है बेसिकली। तो ये सेल वॉल का डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास जेनेटिक डिफरेंस क्या है दोनों में। जो आर्किया होते हैं शेयर सेवरल जेनेटिक सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी फीचर विद यूकैरियोट्स। यहाँ पे बात आ गई, जो यूकरिया हैं और जो आर्किया हैं वो आपस में ज़्यादा रिलेट करते हैं। ये बात समझने वाली है कि इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेट करता है, सिमिलैरिटीज ज़्यादा रखता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया से ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द आर्किया। तो वहाँ पे ये चीज़ देख लेंगे। हाईलाइटिंग देयर क्लोजर रिलेशनशिप, एवोल्यूशन रिलेशनशिप जो है उसको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ये की पॉइंट है और एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर हम देखें तो इसमें कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा स्टेबल है, ईथर लिंकेज ज़्यादा स्टेबल बनाता है या ईस्टर लिंकेज।
तो आर्किया के अंदर हमने पढ़ा जो इच्छा लिंकेज होता है वो मौजूद है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ईस्टर लिंकेज बैक्टीरिया यूकरिया के अंदर होता है और ये लेस स्टेबल होता है मेम्ब्रेन के अंदर। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, मेटाबॉलिज्म इन आर्किया। आर्किया के अंदर जो मेटाबॉलिज्म वो किस तरह होता है, हम इसको कंपेयर करेंगे डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकरिया के साथ, कि इसमें कौन कौन से पाथवेज होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज की बात करते होते हैं। तो जो इसका खास करैक्टर है वो क्या है, ये मिथेनोजेनेसिस होते हैं। मिथेनोजेनेसिस वो जानदार होते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आर्किया की खासियत है, ये मीथेन गैस जो है उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि बैक्टीरिया या यूकरिया में से कोई भी कह लें कि जानदार बेसिकली डोमेन में से कोई भी इंडिविजुअल ये करैक्टर नहीं रखता। उसके बाद दूसरी जानब जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज जो है उसको शो रिप्रेजेंट करवा रहा होता है, मतलब उसके अंदर पाथवे चल रहे होते हैं, हो सकते हैं बेसिकली, जिसमें फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस का अमल बैक्टीरिया में होता है। तो ये साइनो बैक्टीरिया, जो साइनो बैक्टीरिया बेसिकली जो होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये आपने पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल, और फर्मेंटेशन जो है ये भी होता है। ये बेसिकली पाथवेज है, मेटाबॉलिक पाथवेज। यूकरिया की बात करते हैं तो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, बायो एनर्जेटिक्स का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये यूकरियोट्स में होती है। इसी तरह जो है फोटोसिंथेसिस का अमल है प्लांट्स के अंदर, इस तरह एल्गी के अंदर जो है ये काम हो रहा होता है। तो ये सारे क्या है, मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज जो है ये यूकरिया के अंदर है। तो ये पॉइंट था हमारा मेटाबॉलिज्म के लिहाज से, जो यूकरिया के अंदर जो खासियत है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, मेजर ग्रुप्स ऑफ दी आर्किया। आर्किया के अंदर कौन से मेजर ग्रुप्स होते हैं, तो उसको देखें। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें वो पूछेगा कि जो मिथेनोजेंस वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो हेलो बैक्टीरिया वो कहाँ रहते हैं, सेलाइन प्लेसेस के अंदर रहते हैं। मतलब हेलो का लफ्ज जहाँ आ जाइए हेलोजन से निकला है, हेलोजन मीन साल जनरेटिंग। तो यहाँ पे साल्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ये वहाँ पे बैक्टीरिया जहाँ रह रहे होते हैं, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं हेलो बैक्टीरिया। इस तरह थर्मोप्लाज्मेटा, हॉट एनवायरनमेंट, थर्म का लफ्ज आपने पढ़ा है, हीट। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है आर्किया वहाँ पे रह रहे होते हैं, और इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लाज्मेटा। थर्मोकोकाई है एक्सट्रीमली हॉट, ये भी बेसिकली बहुत ज़्यादा हॉट एरिया में रह रहे होते हैं। यहाँ टेम्परेचर देखें ज़रा, नोट करें, 80 to 100 डिग्री टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है हमने एक यहाँ पे आपके लिए टॉपिक अलहदा किया है, जो बुक में आपको जो है उसने साइड बॉक्स बना के दिया है। तो ये एक मेरी नज़र में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको मैं डायग्राम की मदद से जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट को। चलें जी, इसमें पहला पॉइंट है जो उसने हमें लाइनें लिख के देती, हम इसको पॉइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। पहला है सोर्स ऑफ एंजाइम फॉर एक्सट्रीम कंडीशन। अभी हमने पढ़ा कि कुछ आर्किया ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर रह रहे होते हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब उनके जो इंजाइम्स होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में भी काम कर रहे होते हैं। तो वो इंजाइम हमारे काम के हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस, ऐसी टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हाई टेम्परेचर जो है चाहिए होता है, किस लिए, हेल्प इन दी रैपिड क्लोनिंग ऑफ डीएनए लेबोरेटरीज, कि अगर हमने डीएनए की कॉपीज बनानी है आर्टिफिशियल लेबोरेटरीज के अंदर, तो वहाँ हमें इंजाइम चाहिए होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो वो इंजाइम हम कहाँ से लेते हैं, आर्किया से लेते हैं। आर्किया बेसिकली वो हमें इंजाइम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मिथेनोजन आर्किया इन दी सीवेज ट्रीटमेंट। इस सीवरेज का जो पानी और ये फजलात जो आ रहे होते हैं, इससे हम क्या है कि बायोगैस बनाते हैं, CH4 मीथेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये यहाँ जो है आर्किया अपना काम दिखाते हैं। मिथेनोजन जो होते हैं मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वो जब यहाँ पे अपना प्रोसेस चलाते हैं, उसके ऊपर एक्शन दिखाते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो है गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम मीथेन गैस बोलते हैं। और ये मीथेन गैस कहाँ काम आती है, जो चूल्हा जलाना है, मतलब फ्यूल के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन सीवेज एंड प्रोड्यूस बायोगैस मीथेन।
और ये सारा प्रोसेस एनारोबिक, मतलब विदाउट ऑक्सीजन चल रहा होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बगैर ऑक्सीजन के ये सारा काम चला। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स, के मेटल्स को हम आर्किया से किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ आर्किया ऐसे हैं जो एसिडोफिलिक होते हैं, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली बायोलीचिंग का प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन के हवाले से आपने कभी पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर मेटलर्जी का टॉपिक, तो उसमें आप पढ़ते होते थे कि और होती है, इम्प्योर फॉर्म होती है, और उससे फिर हम जो है मेटल को अलहदा करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खासकर आर्किया है, उसको यूटिलाइज करके हम जो है मेटल बना रहे होते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इससे बायोलीचिंग का प्रोसेस कहते हैं। जहाँ पे हमारे पास गोल्ड है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये मेटल जो है उसकी ओर्स से हम निकालते हैं। तो यहाँ एक डायग्राम को देखें, ये हमारे पास मेटल ओर है, ये हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हैं, आर्किया हैं जो। तो ये जो है इनको इकट्ठा किया जाता है, ये नेक्स्ट जो बीकर है इसके अंदर। तो उसके बाद बायोलीचिंग का प्रोसेस होता है, और एक ख़ास टाइम के बाद जो है ये मेटल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं, अलहदा हो जाती हैं। तो इसे बोलते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन। तो ये था पॉइंट। उसके बाद है हमारे पास इंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जो इंजाइम है वो हमें आर्किया से मिलते हैं बेसिकली। ये हमने पहले पॉइंट में भी कुछ डिस्कस किया था कि सम आर्किया आइसोलेटेड एंड यूज इन द लेबोरेटरीज, के कुछ आर्किया को हम क्या करते हैं, अलहदा करते हैं, उसको लेबोरेटरी में से यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह वो आपको याद होगा, कभी इंसुलिन का टॉपिक पढ़ा होगा, इंसुलिन बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसी तरह का कुछ ये प्रोसेस होता है। तो इसमें होता क्या है कि रैपिड एंड एक्यूरेट क्लोनिंग ऑफ डीएनए जो है वो हम करते हैं। क्लोनिंग से मुराद क्या है, मल्टीपल ऑफ कॉपीज हम डीएनए की बनाते हैं। और ये हमें काम कहाँ आती हैं, जब हम कोई जेनेटिक रिसर्च कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, या मेडिकल डायग्नोसिस कर रहे हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए आ जाती हैं तो हम उसको सही से स्टडी करते हैं और उसके ऊपर सर्च करते हैं, तो कोई ना उसमें से रिजल्ट निकालते हैं। उसके बाद है लास्ट जो है पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें भी आर्किया जो है वो यूटिलाइज होते हैं। यहाँ भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, डाइजेशन होती है, और रिजल्ट में बायोगैस बनती है। आपने देखा होगा कुछ खासकर देहातों में ये होता है कि जो जानवर होते हैं, जो फार्म होते हैं एनिमल्स के, तो वहाँ पे उनका जो वेस्ट होता है, उनका जो फजला होते हैं उनके, उसको क्या करते हैं, एक बड़ा सा कुआं बनाया होता है, उस कुएं में डाल देते हैं और उसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है ना जा सके। तो उसमें क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करवानी होती है, डाइजेशन यहाँ पे। तो जब वो सारा प्रोसेस चलता है तो हमने पढ़ा कि जो आर्किया हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो मीथेन है वो बायोगैस हमें दे रही है, और उस बायोगैस को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग में, और एज ए हीट जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी उससे बना रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ थी सिग्निफिकेंस के हवाले से, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं ज़रा ओवरव्यू की तरफ आऊँगा और बताऊँगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, और उसके बाद अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बायोडाइवर्सिटी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाद क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके पर्पज आ सकते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो कौन कौन सी होती हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब किया, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक तो शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता ये। उसके बाद है आर्किया, डोमेन आर्किया, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पूरी डोमेन इसके बारे में, जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसके हवाले से कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा डिस्कस द डोमेन आर्किया इन डिटेल एंड विद द रेफरेंस ऑफ सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, और इस तरह जो पॉइंट्स से मेंशन करेगा सब। तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिसमें ये मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो टू दी पॉइंट होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था जो सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ, उसको हम वाइंड अप करते हैं। तो जाते जाते एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं, हर एक जो बैक्टीरियम है उसमें सेल वॉल होती है, और एक ऐसा कैटेगरी है, ऐसी टाइप है बैक्टीरिया की, बैक्टीरियम की, जो बेसिकली जिसमें सेल वॉल नहीं होती। तो आपने बताना है वो कौन सा बैक्टीरियम है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है।
चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल है, इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियोस आती रहेंगी। मेरे लेक्चर थोड़े हो सकता है लेंथी हो जाएंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक चीज़ जो है क्लियर करूँ, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। तो इसलिए लेक्चर जो है वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।